बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का शिक्षक शिक्षा यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आगामी प्रधानाध्यापक के वैकेंसी के बारे में। जैसा कि आप सभी लोगों ने इस लेटर को देखा है जो बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया है। और यह जो लेटर है ये प्रधानाध्यापक के कुल 2857 पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में लेटर जारी किया गया है। और जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं यह आदेश जो है वो स्वीकृत है, यानी कि प्रधानाध्यापक के 2857 पदों का सृजन किया गया है, जिस पे आने वाले समय में आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है, नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। और जैसे विज्ञप्ति जारी होगी तो आपके लिए 2-2.5 महीने का टाइम ही दिया जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाता है। तो ये ज़रूरी है कि समय से पहले इसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ठीक इसी तरह से प्रधान शिक्षक के लिए जो 1 to 5 और 1 to 8 के लिए आने वाले वैकेंसीज हैं उसके संबंध में भी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो उसके लिए भी जो कैंडिडेट एलिजिबल हैं उन्हें अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि प्रधानाध्यापक बनने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी और बहुत सारी चीज़ें जिसके बारे में जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पिछले जो प्रधानाध्यापक के नोटिफिकेशन जारी किए गए थे बीपीएससी के द्वारा, तो उसको हम लोग देखेंगे और उससे समझ लेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, साथ ही सिलेबस क्या रहने वाला है, सिलेबस के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी, पूरी वीडियो को अच्छे से वॉच कीजिएगा। तो यहाँ पे हम इस लेटर को ज़्यादा विस्तार से नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इस लेटर का सार जो है वही है कि 2857 पदों पे प्रधानाध्यापक की रिक्ति आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आइए बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, आपका जो होगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेकर के सिलेबस की ओर। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये विज्ञापन संख्या 26/2024 का पिछले साल का विज्ञापन है प्रधानाध्यापक के वैकेंसी के लिए, जिसमें 6061 पदों पे वैकेंसी आई थी। तो यहाँ पे देखिए सबसे ज़रूरी चीज़ें जो हैं आप यहाँ पर से देखिए, ये सारा कुछ तो एक जैसा रहेगा। वेतनमान मूल वेतन 35,000 रुपये रहेगा, जिसपे आपको महंगाई भत्ता और बाकी जो भत्ता मिलती है जैसे आवास भत्ता, चिकित्सा भत्ता, ये सारा मिलाकर के आपका ग्रोस सैलरी बनेगा। फिर आपका एनपीएस डिडक्शन होगा और उसके बाद नेट सैलरी का कैलकुलेशन होता है। अब यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता जो अनिवार्य रहता है इसको समझ लीजिए। सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पे भारत का नागरिक हो तथा बिहार राज्य के निवासी हो। सेकंड है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हो, यानी कि एमए की डिग्री आपके पास होनी चाहिए और यहाँ पे 50% अंक होने चाहिए मिनिमम। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को 5% की छूट, जैसा कि पहले भी मिलता था, तो आगामी वैकेंसी में भी ये छूट रहेगी ही। ठीक है, तो जितने भी आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी हैं जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ईबीसी, ओबीसी और जितने भी दिव्यांग कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, इसके साथ ही महिला, जितनी भी महिलाएं हैं एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक में 5% की छूट दी जाएगी। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया आपके एमए के रिलेटेड हैं। एमए आपका मिनिमम 50% जो जनरल कैटेगरी में होंगे और जो आरक्षित वर्ग में होंगे उन्हें 45% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखिए मौलाना मजरूर हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय पटना बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदत्त फाजिल की डिग्री एवं कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त आचार्य की डिग्री को स्नातकोत्तर के समतुल्य माना जाएगा। तो जिन कैंडिडेट्स ने इन विश्वविद्यालयों से अपनी डिग्री हासिल की है वो भी एलिजिबल होंगे। उसके बाद थर्ड है कि मान्यता प्राप्त संस्था से बीएड की डिग्री होनी चाहिए या फिर बीए एड या फिर बीएससी एड उत्तीर्ण होने चाहिए। ठीक है, तो बीएड आपके पास होना चाहिए, एमए प्लस बीएड। चौथी क्राइटेरिया जो है वो कहती है कि वर्ष 2012 या उसके बाद अगर आपकी नियुक्ति हुई है तो आपके पास शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्णता प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी कि आपके पास STET होना चाहिए। उक्त प्रावधान 2012 या उसके बाद नियुक्त जिला परिषद नगर निकाय अंतर्गत नियुक्त शिक्षकों पर लागू होगा और वर्ष 2012 से पूर्व के जो नियुक्त शिक्षक हैं उनके लिए दक्षता परीक्षा में उत्तीर्णता आवश्यक होगी। तो ये सारा क्राइटेरिया है। इसके बाद है विभिन्न बोर्डों जैसे CBSE, ICSE, BSEB से संबद्ध
विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए दक्षता परीक्षा पात्रता परीक्षा का प्रावधान लागू नहीं होगा। जो प्राइवेट वाले हैं कैंडिडेट वो भी भर सकते हैं, और उनके लिए एक यहाँ पे बोनस पॉइंट ये है कि वे अगर यहाँ पे STT वगैरह पास नहीं है तो भी उनका चलेगा। यहाँ पे 5वां अनुभव है, राज्य सरकार के विद्यालय में पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 8 वर्ष की लगातार सेवा होनी चाहिए। तो अनुभव यहाँ पे खोजा जाएगा। तो जिनकी जो जॉब की ड्यूरेशन है 8 वर्ष हो गई है, और यहाँ पर देखेंगे आगे चल कर के कि जो डेट की गणना है, तिथि की गणना है, वो किस प्रकार से की जाएगी। तो या तो आपकी ट्रेनिंग पहले हुई हो, ठीक है, ट्रेनिंग या ज्वाइनिंग में जो बाद की तिथि हो उसके अकॉर्डिंग गणना की जाती है। तो यहाँ पर देखिए पहला तो ये हो गया कि जो भी राज्य सरकार के विद्यालय में पहले से नियोजित शिक्षक के रूप में जिनकी नियुक्ति हुई थी, 8 वर्ष की सेवा लगातार हो चुकी है माध्यमिक शिक्षक के पद पर, ठीक है, माध्यमिक शिक्षक जो रहे हैं वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। इसके बाद सेकंड है CBSE, ICSE, BSEB से अस्थायी संबद्धता प्राप्त विद्यालय, यानी कि ऐसे विद्यालय जो इन संस्थानों से मान्यता प्राप्त हैं, ठीक है। यहाँ पे माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 12 वर्ष की लगातार सेवा जिन्होंने कंप्लीट की हुई है वो भी इसके लिए एलिजिबल होंगे। थर्ड है राज्य सरकार के विद्यालय में पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 4 वर्ष की लगातार सेवा, यानी कि अगर आप 10+2 में 4 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसी तरह से CBSE, ICSE एवं BSEB से अस्थायी संबद्धता प्राप्त विद्यालय में उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 10 वर्ष की लगातार सेवा अगर आपके पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। उक्त अवधि की गणना योगदान की तिथि अथवा प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त करने की तिथि जो बाद की तिथि हो के आधार पर की जाएगी। तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपकी ज्वाइनिंग जब हुई थी, आप ट्रेंड थे, तो आपकी ज्वाइनिंग डेट से डेट कैलकुलेट होगा, ठीक है। लेकिन अगर वैसे शिक्षक जिनकी ट्रेनिंग बाद में हुई है, नियुक्ति के बाद हुई है, और जब आप ट्रेंड हुए हैं तो जिस तारीख को आपका ट्रेंड का सर्टिफिकेट आपको मिल गया यानी रिजल्ट घोषित हो गया था, उस तिथि से आप ट्रेंड माने जाएंगे और उसी तिथि से आपको डेट को कैलकुलेट करना है। तो ये रहा आपका अनुभव का अर्हता संबंधी जो क्राइटेरिया है। अब यहाँ पर नोट पॉइंट देखेंगे, पंचायती राज संस्थान नगर निकाय संस्थान के शिक्षकों द्वारा अपने संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रभारी सहित द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होगा। यानी कि आप जिस विद्यालय में कार्यरत हैं वहाँ के प्रभारी प्रधानाध्यापक भी हैं या फुल फ्लेज्ड हैं, तो दोनों इसके लिए अनुभव प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए मान्य होंगे। किंतु चयन के उपरांत नियुक्ति के समय जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के द्वारा प्रति हस्ताक्षरित अनुभव प्रमाण पत्र मान्य किया जाएगा। यानी कि जब आप एग्जाम में क्वालिफाई कर जाएंगे, आपका यहाँ पे चयन हो जाएगा, तो नियुक्ति के समय आपको स्थापना कार्यालय से देना पड़ेगा अनुभव प्रमाण पत्र बनवा करके। इसके बाद CBSE, ICSE, BSEB से अस्थायी संबद्धता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों का अनुभव प्रमाण पत्र संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक के स्तर से निर्गत किया गया मान्य होगा। इस हेतु विहित प्रारूप आयोग के वेबसाइट पर भी उपलब्ध करा दिया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, यदि पूर्व में CBSE, ICSE, BSEB द्वारा मान्यता प्राप्त संचालित विद्यालयों में माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियुक्त होकर कार्यरत रहे हों एवं बाद में पंचायती राज नगर निकाय संस्था में माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियुक्त होकर कार्यरत रहने की स्थिति में प्राप्त अनुभव दोनों तरह के विद्यालयों की अनुभव अवधि को एक साथ जोड़कर न्यूनतम 12 वर्ष की अनुभव अवधि मान्य होगी, ठीक है। यानी कि जो पहले प्राइवेट सेक्टर में थे, फिर उनका ज्वाइनिंग जो है गवर्नमेंट सेक्टर में हुआ, तो दोनों मिलाकर के 12 वर्ष अगर हो रहा है तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। इसी तरह से उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर अगर दोनों टेन्योर मिलाकर के आपका 10 वर्ष हो रहा है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। अब देखिए उम्र सीमा की बात करेंगे। उम्र सीमा क्या रहेगी, तो जितने भी सरकारी विद्यालय में कार्यरत शिक्षक हैं उनके लिए न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा अलग से निर्धारित नहीं की जाएगी, यानी कि उम्र सीमा का कोई बंधन यहाँ पे नहीं है। वहीं बात करेंगे प्राइवेट सेक्टर वाले
कैंडिडेट्स के लिए, तो उनके लिए न्यूनतम आयु 31 वर्ष है और अधिकतम आयु अनारक्षित पुरुष वर्ग के लिए 47 वर्ष, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला दोनों के लिए 50 वर्ष, अनारक्षित महिला के लिए 50 वर्ष तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला 52 वर्ष। और वार्धक्य सेवानिवृत्ति की आयु यानी रिटायरमेंट एज 60 वर्ष निर्धारित है। अब इसके बाद देखिए और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे हैं। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आपका सिलेबस। चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ के आधार पर होगा और इसका जो पेपर होता है वह 150 प्रश्नों का पेपर होता है। पेपर 2 भाग में बटा होता है। पहले भाग में 100 अंकों का जीके जीएस पूछा जाता है और दूसरे भाग में 50 अंकों का बीएड से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे की होगी। कुल अंक 150 अंक होंगे। अब यहाँ पर देखें, बात करेंगे, यहाँ पर जैसा कि दिया हुआ है, यह पत्र 2 भागों में विभक्त होगा, जैसे कि भाग 1 एवं भाग 2। भाग 1 सामान्य अध्ययन का पत्र होता है जिसके प्रश्न उच्च माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। इसमें प्राथमिक गणित एवं मानसिक योग्यता, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, भारतीय राजनीति इत्यादि शामिल हैं। और भाग 2 प्रधानाध्यापक के लिए बीएड विषय एक पत्र है। उक्त पत्र में बीएड विषय के प्रश्न होंगे। तो ये आपका सिलेबस शॉर्ट सिलेबस है। इसके बाद हम डिटेल सिलेबस की चर्चा भी इसी वीडियो में करेंगे। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय यानी कि एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव आधारित होगी। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक दिया जाएगा और अगर आप कोई गलत उत्तर करते हैं तो उसके लिए नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं रखा गया था। आगामी जो एग्जामिनेशंस होंगे उसमें भी उम्मीद है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। उक्त लिखित परीक्षा हेतु पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं है। न्यूनतम अर्हतांक की बात करेंगे, मिनिमम मार्क्स, क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होंगे, तो यहाँ पर देखिए, जो भी सामान्य वर्ग के उम्मीदवार होंगे उनके लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 34% और अनुसूचित जाति जनजाति यानी SC ST जितनी भी महिला कैंडिडेट होंगी और जितने भी दिव्यांग कैंडिडेट होंगे इनको 32% न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तो इस तरह से आप इन सभी का 150 में परसेंटेज के अकॉर्डिंग मार्क्स निकाल लीजिए, कितने कितने मार्क्स आपको लाने होंगे। इसमें साक्षात्कार का कोई प्रावधान नहीं है। मेधा सूची के आधार पर आपकी नियुक्ति होगी। अब देखिए, लिखित परीक्षा के कुल प्राप्तांक भाग 1 एवं भाग 2 के आधार पर आयोग जो है वो सफल अभ्यर्थियों की औपबद्धिक मेधा सूची तैयार करेगा। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ के कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में बीएड यानी कि जो आपका सेकेंड पार्ट होगा, जो बीएड वाला पार्ट होगा, उसमें देखा जाएगा कि उसका प्राप्तांक कितना है, तो उसके प्राप्तांक के अनुसार मेधाक्रम निर्धारित होगा। तो बीएड के जो पेपर हैं, बीएड के जो 50 प्रश्न है वो भी बहुत मायने रखते हैं। बीएड भाग 2 विषय में भी प्राप्तांक समान होने की स्थिति अगर आ जाती है तब फिर उम्र में भी अगर समानता होती है तो फिर आपके देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार नाम वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी। अब ये देखिए, अधिमानता क्या कहता है कि अंतिम रूप से सफल उम्मीदवारों के चयन के पश्चात चयनित अभ्यर्थियों का पदस्थापन मेरिट कम चॉइस के आधार पर संबंधित प्रमंडल में विभाग द्वारा किया जाएगा। इसमें आपको प्रमंडल का चॉइस दिया जाता है, तो जिस प्रमंडल में आप अपना चॉइस भरेंगे तो मेरिट के अकॉर्डिंग आपको वह प्रमंडल अलॉट किया जाएगा। और अगर आपके मेरिट के अकॉर्डिंग वह प्रमंडल नहीं मिलता है तो जहां सीटें रिक्त होंगी वहां पे आपको भेजा जाएगा। इसके बाद प्रमाण पत्रों की जांच, आरक्षण, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स थे। अब इसके बाद हम चलते हैं डिटेल सिलेबस की ओर, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि डिटेल सिलेबस आपका क्या क्या रहेगा, जीके जीएस का और बीएड का। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, पाठ्यक्रम बीएड बिहार के विश्वविद्यालयों में लागू पाठ्यक्रम को आधार बना करके इसकी रूपरेखा तैयार की गई है। पहला यूनिट जो है, इसके जो टॉपिक्स यहाँ पर दे रखे हैं, बाल्यावस्था की समझ, बालक एवं बाल्यावस्था, यानी कि इसमें मिला जुला करके आपका वृद्धि और विकास वाला जो चैप्टर होता है
ठीक है, जो टॉपिक है वृद्धि और विकास, उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। व्यक्तिगत विकास के आयाम, ठीक है, इसमें पियाजे, एरिक्सन, कोहलबर्ग इत्यादि मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत से सवाल पूछे जाते हैं। किशोरावस्था, किशोरावस्था को प्रभावित करने वाले कारक, बिहार में किशोरों की प्रासंगिक वास्तविकता, ये आपका फर्स्ट यूनिट हो गया। सेकेंड यूनिट में आपका पूछा जाएगा समाजीकरण, इसका मेन टॉपिक है। समाजीकरण और स्कूल का संदर्भ, समाज में असमानताएं एवं प्रतिरोध, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ आधारित अध्येताओं में घरेलू एवं अनुदेशन की भाषा का अध्येताओं पर प्रभाव क्या पड़ रहा है, अध्येताओं पर सांस्कृतिक विभिन्नता का क्या प्रभाव पड़ता है, विभिन्न क्षमता वाले अध्येताओं की समझ, इसमें मंद गति की अध्येता, डिस्लेक्सिया अध्येता, यानी कि जो अधिगम अशक्तता वाला जो टॉपिक है वो यहाँ पे आ जाता है आपका। व्यक्तिगत विभिन्नता आकलन के तरीके, ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नता आकलन के तरीके बहुत सारे होते हैं, जिसमें परीक्षण, अवलोकन, निर्धारण, मापनी, स्व प्रतिवेदन, इस तरह के टॉपिक से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। थर्ड यूनिट जो है आपका, इसमें है अस्मिता निर्माण की समझ, विविध सामाजिक एवं संस्थागत परिप्रेक्ष्य में व्यक्ति के निर्माण में बहु अस्मिताओं का अभ्युदय, आंतरिक तालमेल की आवश्यकता, द्वंद्वात्मक अस्मिताओं का प्रावधान। शिक्षकों एवं विद्यार्थियों में अस्मिता निर्माण के स्थल के रूप में विद्यालय की क्या भूमिका है, ये सारी चीजें रहेंगी। इसके बाद प्रचंड पाठचर्या, फिर है अवधारणा, शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा, शिक्षा की प्रक्रियाएं, तो शिक्षा के संदर्भ में बहुत सारे टॉपिक यहाँ पर रिलेट करते हैं, जैसे स्कूल की पढ़ाई, अनुदेशन, प्रशिक्षण एवं शिक्षा देना। शिक्षा के अलग अलग रूप होते हैं, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा, तो इनके बारे में आपको पढ़ना है। राष्ट्रीय आदर्श को प्रतिबिंबित करने वाली शिक्षा के संवैधानिक प्रावधान, जिसमें प्रजातंत्र, समानता, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता एवं सामाजिक न्याय जैसे टॉपिक शामिल रहेंगे। इसके बाद है राष्ट्रीय विकास हेतु शिक्षा, जिसमें आपको शिक्षा आयोग, जिसको हम लोग कोठारी कमीशन आयोग भी कहते हैं, 1964-66 वाला, इसके बारे में आपको डिटेल से पढ़ना होगा। यूनिट 4 दर्शन के ऊपर आधारित है, जिसमें दर्शन और शिक्षा है, ठीक है। दर्शन का अर्थ और परिभाषा, दर्शन की भाषाएं एवं उनका शैक्षिक समस्याओं एवं मुद्दों के साथ क्या संबंध है। दार्शनिक पद्धतियां, जिसमें दर्शन के संप्रदाय, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, मार्क्सवाद, मानववाद, यथार्थवाद, ज्ञान एवं मूल्य की अवधारणा के विशेष संदर्भ में उद्देश्य, पाठचर्या, शिक्षण विधि और अनुशासन हेतु इनके शैक्षिक निहितार्थ, ये उच्च शिक्षा से रिलेटेड ये सारे टॉपिक आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें मेन टॉपिक आपका साइकोलॉजी है। इसमें फिर है भारतीय दार्शनिक विचारक जो प्रमुख हुए हैं, जैसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, गांधी जी हैं, विवेकानंद, अरविंद घोष, जे कृष्णमूर्ति, गिजुभाई वधेका जैसे भारतीय विचारक हैं। वहीं कुछ पाश्चात्य विचारक से भी आपको सवाल देखने को मिलेंगे, जिनमें प्रमुख हैं प्लेटो, रूसो, जॉन डीबी इत्यादि। अब यहाँ पर 5वें यूनिट में देखिए, ये जो टॉपिक है ये आपका एक तरह से आप कह सकते हैं समावेशी शिक्षा के ऊपर आधारित है। इसमें समानता के अर्थ एवं संवैधानिक प्रावधान, असमानता के प्रचलित रूप एवं प्रकृति, साथ ही साथ प्रभावकारी समूह व अल्प समूहों से संबंधित मुद्दे। फिर विद्यालयों में असमानता है, विद्यालय पद्धति में असमानता, विद्यालय शिक्षा में भेदकारी गुण, शिक्षा का अधिकार कानून विधेयक व इसके प्रावधान, इसके सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं RTE एक्ट 2009, ठीक है। और अभी हाल फिलहाल में RTE एक्ट में संशोधन हुआ है, जिसमें क्लास 5 और क्लास 8 में बच्चों को फेल करने की नीति बनाई गई है, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। यूनिट 6 अधिगम की प्रकृति एवं अवधारणा, संप्रति अधिगम, कौशल अधिगम, मौखिक अधिगम। तो अधिगम की इसका जो मेन टॉपिक है वो है अधिगम, लर्निंग, ठीक है। इसमें जितने भी रिलेट करेंगे सारे टॉपिक अधिगम वाले ही होंगे। बुनियादी मान्यताएं और अधिगम सिद्धांतों की प्रासंगिकता, ज्ञान की रचना की प्रक्रिया के रूप में अधिगम, विद्यालय के प्रदर्शन और शिक्षार्थियों की क्षमता के साथ सीखने का संबंध, फिर अभिप्रेरणा की अवधारणा, मोटिवेशन आ जाता है इसमें, जिसमें आपको अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत पढ़ने को मिलेंगे, जैसे स्किनर का अभिप्रेरण का सिद्धांत आप देखेंगे। वर्ग कक्ष अधिगम विस्मरण, इसके बाद कौशल सीखने के लिए अधिगम के अर्थ, स्वाध्याय विकसित करने के तरीके। इसके बाद जो 7वां अध्याय है, 7वां यूनिट है, इसमें शिक्षक के कार्य एवं भूमिका का विश्लेषण है। प्रभावशाली शिक्षकों, यानी कि ये मुख्य रूप से शिक्षक के ऊपर फोकस्ड है, और शिक्षक की अस्मिता, शिक्षक से जुड़े हुए सारे टॉपिक इसमें रिलेट करते हैं। शिक्षण कार्य योजना,
जिसमें आप लेसन प्लान बनाते हैं, यूनिट प्लान बनाते हैं, वो सारे चीज़ इसमें देखने को मिलेंगे। फिर अधिगम परिणाम पर निर्णय लेना, तो आकलन के लिए अधिगम, आकलन का अधिगम, इस तरह अधिगम का आकलन, अधिगम के लिए आकलन, ठीक है। तो अधिगम के रूप में आकलन, ये सारी चीज़ यहाँ पे हैं। इसके बाद जैसा कि मैंने अभी बताया, इकाई योजना एवं पाठ योजना, तो ये सारे जो टीचर से रिलेटेड वर्क है उससे आपको सवाल देखने को मिलेंगे। फिर 8वां अध्याय जो है, 8वीं इकाई, इसमें देखिए अधिगमकर्ता को प्रेरित करना और उनके ध्यान को बनाए रखना। इसमें उद्दीपक, विभिन्नता एवं पुनर्बलन कौशल का महत्व, कक्षा में विद्यार्थियों के अधिगम को प्रभावित करने वाले प्रश्न परीक्षा, उदाहरण एवं व्याख्या, शिक्षकों की दक्षता के रूप में। फिर इसमें जो मेन है, शिक्षण की रणनीतियाँ, ठीक है। शिक्षण की अलग अलग तरह की रणनीतियाँ होती हैं, ठीक है। टीचिंग मेथड्स एंड टीचिंग अप्रोचेज, ये दोनों आपको इसमें देखने को मिलेंगे। इसके बाद यूनिट 9 है, जिसमें आपको प्रमुख शिक्षाविद मनोवैज्ञानिकों के बारे में पढ़ना है। स्किनर, चॉम्स्की, पियाजे, वाइगोत्स्की के विशेष संदर्भ में बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं, ठीक है। ये मेन जो इसका पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है, ये भाषा अधिगम, ठीक है। तो भाषा अधिगम से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट मनोवैज्ञानिक हुए, शिक्षाविद हुए, उनके जो सिद्धांत हैं उनके बारे में समझना है। और साथ ही साथ बहुत सारे टॉपिक जो भाषा से संबंधित है, जैसे भाषा का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ, भाषा एवं लिंग, भाषा एवं अस्मिता, भाषा एवं शक्ति, भाषा एवं वर्ग, फिर भाषा का राजनीतिक संदर्भ, भाषा व ज्ञान की रचना, अनुदेशन के माध्यम का समीक्षात्मक समालोचना, ठीक है। भारत में भाषा की स्थिति, अनुच्छेद 343 से 351, 350 का तक, ये सारा टॉपिक आपको देखना है। 10th यूनिट में टॉपिक इस प्रकार हैं। अकादमिक अनुशासन क्या है, इसमें आपका अलग अलग परिप्रेक्ष्य आ जाता है। दार्शनिक परिप्रेक्ष्य, मानविकी परिप्रेक्ष्य, सामाजिक परिप्रेक्ष्य, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, प्रवर्धन परिप्रेक्ष्य, शैक्षिक परिप्रेक्ष्य, ठीक है। फिर विषयों में अनुशासन में शोध, इसमें आंकड़ा संग्रहण के तरीके, निष्कर्ष निकालना, सामान्यीकरण और सिद्धांत विकास, संदर्भ तैयार करना, टिप्पणी एवं संदर्भ सूची संचयिका किस तरह से बनाएंगे। अंतः अनुशासन अधिगम क्या है, अंतः विषयक विषयों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु प्रयोग में लाए जा सकने वाले मापदंड क्या है। इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स के बारे में यहाँ पे आपसे सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। फिर है यूनिट 11, समता एवं समानता, जिसमें जाति, वर्ग, धर्म, जाति समूह, गुण, शारीरिक अक्षमता और क्षेत्रीयता के संबंध में। फिर है महिला अध्ययन से जेंडर अध्ययन की ओर प्रतिस्थापन, तो इसमें जेंडर और लिंग से मुख्य टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। लिंग, संस्कृति और संस्थान, फिर यहाँ पर शिक्षक परिवर्तन के अभिकर्ता के रूप में। फिर है पद्धति, आगमन निगमन, यानी कि जो शिक्षण पद्धतियाँ हैं, इंडक्शन डिडक्शन मेथड, लेक्चर मेथड, डिस्कशन मेथड, मल्टीलिंगुअलिज्म, फिर स्रोत विधि, अवलोकन विधि, प्रयोगशाला विधि, प्रोजेक्ट और समस्या समाधान विधि, उनके लाभ, सीमाएं और तुलना। 12वीं इकाई है राष्ट्र और राज्य स्तरवार पाठ्यचर्या निर्धारक। इसमें आपको 1 से लेकर के 8 यहाँ पर टॉपिक दिया हुआ है। इसमें सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, आर्थिक विशेषताएं, इसमें भारत की विशेषताएं पूछी जाएंगी। सामाजिक राजनीतिक आकांक्षाएं, आर्थिक आवश्यकताएं, तकनीकी संभावनाएं, सांस्कृतिक अनुस्थिति, राष्ट्रीय प्राथमिकताएं, शासन पद्धति व सत्ता संबंध और अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ। इसके बाद देखिए परीक्षण, मापन, परीक्षा, मूल्य निर्धारण एवं मूल्यांकन की अवधारणा तथा इनके अंतः संबंध। ये काफ़ी वास्ट टॉपिक है जो आपको यहाँ पर देखना है। आकलन के लक्ष्य एवं उद्देश्य, फिर छात्र उपलब्धि प्रतिवेदन, इसके बाद एक समावेशी विद्यालय की अवधारणा, समावेशी शिक्षा यहाँ पे है। स्वास्थ्य की अवधारणा, शांति की समझ, मार्गदर्शन के लिए स्कूलों में संसाधनों का विकास। तो इस तरह से कुल 12 यूनिट, 12 इकाइयाँ आपको देखने को मिलेंगी बीएड पाठ्यक्रम के ऊपर। तो कुल मिलाकर के देखें तो बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस है आपका बीएड वाला, जिसमें से आपको 50 सवाल देखने को मिलेंगे। अब इसी में आगे हम देखेंगे, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे रखा है।
मैं इसे अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसको देख लीजिएगा। अब समान अध्ययन के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जिससे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। और जैसे कि आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा है, अगर नहीं देखा है तो इसके ऊपर भी मैं क्लासेस लाऊंगा, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन किया जाएगा। तो आप पैटर्न भी समझ जाएंगे किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं और उनका स्तर किस तरह का होता है। तो स्तर की अगर हम बात करते हैं तो मॉडरेट टू टफ लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, इजी क्वेश्चंस की संख्या काफ़ी कम होती है। अब यहाँ पर देखिए सामान्य अध्ययन में कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आता है पहला सामान्य विज्ञान, जिसमें आपको जनरल फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से सवाल देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो पीसीएम ग्रुप को आपको ध्यान में रखना है, जिससे आपको कुछ सवाल देखने को मिलेंगे। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, जिसको हम लोग करंट अफेयर्स कहते हैं। इसके बाद भारत का इतिहास और बिहार के इतिहास की मुख्य विशेषताएं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का क्या योगदान रहा है। तो इसके लिए बिहार एक परिचय जो किताब है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, बिहार एक परिचय जो कि इम्तियाज अहमद की लिखी हुई किताब है, पुस्तिका है। इसको आप देखेंगे, ये दोनों फॉर्मेट में, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों फॉर्मेट में है। अगर आप प्रैक्टिस लेना चाहते हैं तो ऑब्जेक्टिव वाला लें, उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, उसमें व्याख्या भी दी हुई है। और इसके बाद है भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था। तो इसके लिए आपको करना क्या है, देखिए इतिहास, भूगोल और पॉलिटिकल साइंस, इसके लिए आपको 12th और क्लास 10th इन दो क्लासेस के एनसीईआरटी के बुक्स का अध्ययन करना है। और इसके लिए क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पे शुरू हो चुके हैं। तो आप हमारे क्लासेस से जुड़ करके डिटेल क्लास और एमसीक्यू दोनों क्लासेस आते हैं, तो दोनों को आप वॉच कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए प्रारंभिक गणित और मानसिक क्षमता परीक्षण, यानी कि आपका मैथ्स और रीजनिंग से भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से आपका ये सिलेबस है और इसमें डिटेल्स से आगे बताया गया है कि उपयुक्त विषयों का विवरण इस प्रकार है। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत दैनिक अनुभव तथा प्रेक्षण से संबंधित विषयों सहित विज्ञान की सामान्य जानकारी तथा परिबोध पर ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिसकी किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है जिसने वैज्ञानिक विषयों का विशेष अध्ययन नहीं किया है। ठीक है, तो ज़्यादा ये विज्ञान वाला सेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं होगा, बट फिर भी इसका लेवल मॉडरेट तो ज़रूर ही रहता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वर्तमान घटनाओं तथा बिहार से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में। इतिहास के अंतर्गत विषय के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में विषय की सामान्य जानकारी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। परीक्षार्थियों से आशा की जाती है कि वे बिहार के इतिहास की मुख्य घटनाओं से परिचित होंगे। इसके बाद भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत 19वीं शताब्दी के पुनरुत्थान के स्वरूप और स्वभाव, राष्ट्रीयता का विकास तथा स्वतंत्रता प्राप्ति से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षार्थियों से आशा की जाती है कि वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका पर पूछे गए प्रश्नों के भी उत्तर दें। तो एक तरह से ये इंडिकेशन है कि बिहार की क्या भूमिका रही है स्वतंत्रता आंदोलन में, इससे संबंधित आप टॉपिक्स को पढ़ें। भूगोल विषय में भारत तथा बिहार के भूगोल पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। भारत तथा बिहार का भूगोल के अंतर्गत देश के सामाजिक तथा आर्थिक भूगोल से संबंधित प्रश्न होंगे, जिनमें भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं सम्मिलित होंगी। भारत की राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय संविधान, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज व्यवस्था, विभिन्न विकास योजनाएं सम्मिलित होंगे। इसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रश्न, बुनियादी अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था और बिहार की अर्थव्यवस्था पर ज्ञान की जांच होगी। प्रारंभिक गणित और मानसिक क्षमता पर जांच पर प्रश्न होंगे और इसके भी बहुत सारे प्रश्न आपको मॉडरेट टू टफ लेवल के देखने को मिलते हैं। तो ये था आपका डिटेल सिलेबस। उम्मीद है कि आज के इस वीडियो में आप लोगों को प्रधानाध्यापक से जुड़े हुए लगभग सारी जानकारियां मिल गई होंगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहाँ पे ये सारे PDF शेयर कर दिए जाएंगे, जहाँ से आप डाउनलोड करके आप इसे खुद से देख सकते हैं, आप इनका खुद से नोट बना सकते हैं। मिलेंगे फिर से नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।